अस्सलाम, वेलकम टू नया सफ़र नई ज़िंदगी। पुराना ब्लॉग हमारा इसके ऊपर था कि मैं 40 साल सऊदीया में रह के मैंने क्यों डिसाइड किया कि मैं अमेरिका आऊँ। आज मेरा व्लॉग इस चीज़ के बारे में है कि अगर आप कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी आना चाह रहे हैं, तो अगर आपके जहन में ये है कि आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके कोई जॉब ढूंढ लेंगे तो वो कैसा है, या आप वहाँ से जॉब लेके यहाँ पे आएंगे, तो आपको इस चीज़ को जहन में रखना है कि इन मुल्कों में चीज़ें उस तरह नहीं हैं जैसे हमारे मुल्क में होती हैं। वहाँ पे हमारी फैमिली है, हमारा घर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमारे हिसाब से होती हैं, तो हम उसे मैनेज कर सकते हैं। इन मुल्कों के अंदर चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए पे करना पड़ता है, आपको बहुत सारी सर्विसेज के लिए पे करना पड़ता है, आपको यहाँ का एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को सेट करना पड़ता है। अब अगर आप इन मुल्कों के अंदर आ रहे हैं और आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो मैं कभी भी ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इन मुल्कों के अंदर आएँ अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, स्पेशली अगर आपके साथ फैमिली भी है। अब कुछ लोग ये करते हैं कि कोई कंपनी है वो आपको स्पॉन्सर करेगी, हमारे अपने ही लोग होते हैं ज़्यादातर, वो आपका वीज़ा निकाल के देंगे, आप उनके साथ आके 2-3 महीने काम करते हैं, उसके बाद आप टैक्सी वैक्सी चलाना या कुछ भी ऐसे शुरू कर देते हैं। अब उसके अंदर क्या है कि ठीक है, आपका डे टू डे गुजारा तो हो जाएगा, आप रह तो लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर सकेंगे, आप फैमिली को नहीं बुला सकेंगे, आप बहुत सारे और काम नहीं कर सकेंगे जो कि एक रेगुलर बंदा यहाँ पे रह के करता है। अब उसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात हैं। एक तो ये है कि अगर आपका वीज़ा H1B है जिसके ऊपर आप यहाँ अमेरिका में आ रहे हैं, तो उसके ऊपर आप और कोई जॉब नहीं कर सकते, आप किसी किस्म का कोई बिज़नेस नहीं कर सकते, आप टैक्सी नहीं चला सकते। अब टैक्सी चलाने में कोई हर्ज नहीं है। पहली चीज़ तो है इलीगल है, अगर उन्हें पता लगेगा वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप कोई प्रोफेशनल जॉब छोड़ के इस मुल्क में आ रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप यहाँ पे भी जो भी काम वाम या जॉब कर रहे हैं वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, क्योंकि जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए कहीं भी अपीयर होंगे वो आपसे पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, तो दैट डजंट साउंड लाइक कि आप उसके अंदर उन्हें बताएं कि मैं टैक्सी वगैरह चला रहा था या मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। अच्छा, बिल फ़र्ज़ अगर आपने डिसाइड किया और आप यहाँ पे आ भी गए और आप डिसाइड करते हैं कि मैं यहाँ पे आके गुजारा कर लूँगा, तो मैं थोड़ा सा मैथ आपको बता दूँगा, बाकी आप ख़ुद समझदार हैं कि क्या आप उसके अंदर सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं। एक तो ये है कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको जो बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है वो हाउस रेंट है। हाउस रेंट आप कैसे पे करेंगे, क्योंकि हाउस रेंट तकरीबन अगर आप 2 to 3 बेडरूम अपार्टमेंट लेते हैं जिसके अंदर आप अपनी फैमिली को कंफर्टेबली रख सकें, दैट वुड कॉस्ट यू अराउंड अबाउट $2,000 to $2,500 जो कि आपके पर मंथ पे करना है। अब अगर आप टैक्सी चला रहे हैं या कोई भी और जॉब कर रहे हैं, तो क्या आप उसके अंदर ये निकाल सकते हैं कि नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इन मुल्कों के अंदर आते हैं तो सिर्फ घर नहीं लेना होता, आपने फैमिली के लिए घर को फर्निश भी करना है, उसमें फ़र्नीचर चाहिए, उसमें बेड चाहिए, उसमें आपको रग्स चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप वो किस तरह मैनेज करेंगे। तीसरी चीज़ ये है, जो बड़ा बिल आता है वो इलेक्ट्रिसिटी का है और गैस का है। अब अगर आप विंटर के अंदर आए हैं तो विंटर में आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप हीटर ना चलाएं, आपको चलाना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम गर्म कपड़े पहन लेंगे, इस तरह गुजारा कर लेंगे। ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इन घरों में हीटिंग सिस्टम इसीलिए बनाया जाता है कि जब बाहर नेगेटिव में टेम्परेचर होता है तो वो आपके घर को गर्म रखे। अब अगर आप उस सिस्टम को ऑन नहीं करेंगे, उसमें आइसिंग हो जाएगी, क्योंकि बाहर सर्दी बहुत होती है, पाइप्स बर्स्ट हो जाते हैं, उससे पूरे घर में हर तरफ पानी वानी फैल जाएगा, वो आपके लिए और लैंडलॉर्ड के लिए और बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो कभी भी हम उस तरफ नहीं जाते कि हम ऑन ना करें। अब अगर आप उसे ऑन करेंगे तो आपका $200 से $250 तकरीबन पर मंथ बिल उसका भी आएगा, प्लस इलेक्ट्रिसिटी और रेस्ट ऑफ दी अदर थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखें जब भी आप कभी मूव करने का सोचते हैं। अब अगर आप यहाँ पे शिफ्ट होते हैं इन मुल्कों के अंदर जहाँ पे आपके पास प्रॉपर जॉब भी है, तो उसके अंदर फ़ायदा ये है कि आपको कम से कम इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि आपने एट द एंड ऑफ द मंथ रेंट कैसे पे करना है। अब सिर्फ जो सैलरी आपको बताई जाती है जब आपको यहाँ पे कोई जॉब भी ऑफ़र हो गई और आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं, तो आप उसके अंदर ये भी जहन में रखें कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो एट सोर्स आपका टैक्स कटेगा आपकी सैलरी के ऊपर। तो जैसे अगर आपकी सैलरी उन्होंने डिसाइड की है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे $10 लगाएं फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, उसके अंदर आपको $8 मिलेंगे, $2 जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो चले जाएंगे आपके टैक्सेस के ऊपर।
आप इसी तरह अपने महीने का कैलकुलेट कर लें, हर 2 हफ्ते के बाद सैलरी आती है। अब अगर आपकी दोनों सैलरीज़ के अंदर, जो आपकी 2 हफ्ते के बाद आएगी फिर 2 हफ्ते के बाद आएगी, अगर उसके अंदर दोनों में आपके पैसे कट रहे हैं तो फिर आपके पास पीछे कितना बचता है। उसमें आपने ग्रोसरी करनी है, आपने बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, तो आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। कभी भी ये ऑप्शन ना लें कि आप यहाँ पे आके जॉब ढूंढ लेंगे, क्योंकि जॉब मार्केट टफ़ है, आपको प्रोफेशनल जॉब्स मिलना थोड़ा मुश्किल है। अब प्रोफेशनल जॉब किस तरह ढूंढी जाए? अगर आपका बैकग्राउंड है जिसके अंदर आप कोई प्रोफेशनल जॉब करते हुए आ रहे हैं, तो आप इन मुल्कों में जैसे अप्रोच करेंगे वो टोटली डिफरेंट है। जैसे कि मैंने आपको पिछले भी अपने ब्लॉग में बताया था कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको आइल्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बाकी मुल्क मांगते हैं। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है और आपने कोई प्रोफेशनल जॉब की भी है तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मैं करके आपको बताऊंगा। अब उसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह आप अपना CV अपडेट करेंगे, किस तरह मैंने अपना CV अपडेट किया और किस तरह आप मार्केट तक पहुंच सकते हैं जो कि आपकी पोटेंशियल मार्केट है जहां पे आपने जॉब वगैरह लेनी है। तो इन सारी चीज़ों का जहन में रखें। सिर्फ इस शौक़ में ना आएँ कि आप इन मुल्कों में आना चाहते हैं, और ये चीज़ भी आप मेरी लिख लें कि आपकी सेविंग यहाँ पे कुछ नहीं होगी। मैं सऊदी अरेबिया से आ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी जॉब थी, फर्निश्ड अकोमोडेशन थी, यानी सारी चीज़ों का ख्याल कंपनी रख रही थी। लेकिन मैंने अपने पुराने व्लॉग में भी कहा था कि रीज़न क्या थी कि मैं यहाँ पे आया। 40 ईयर्स के बाद भी मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब सऊदीया से निकलना चाहिए। यहाँ पे आके मैं एक प्रोफेशनल जॉब कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी सेविंग एज सच नहीं है। आपका महीना पूरा अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाता है, आपके रेंट पे हो जाते हैं, आपकी और चीज़ें, लेकिन पहले साल में ऐसा ही होता है। तो अगर आप आएँ तो उसके अंदर कोई घबराने की, परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दैट्स क्वाइट नॉर्मल। इनका सिस्टम इस तरह का है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो जाएंगे तो फिर उसके बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। अब मैं अगले व्लॉग में किसी में आपको बताऊंगा कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपने क्या चीज़ें देखनी है और आपने क्या क्या चीज़ें साथ लेके आनी हैं, क्या क्या चीज़ें साथ नहीं लेके आनी हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी यहाँ पे आसान हो सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। एन्जॉय योरसेल्फ।